नमस्कार, मैं राधा राजपूत संसार क्रांति के लिए संसार क्रांति की तरफ से सबसे पहले आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पहुंचे डॉक्टर बांके बिहारी जी के पास। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले आप हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। राम राम। राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। आज दो बहुत सुंदर त्योहार हैं, शिक्षा और बालिका, जिनका सर पहले आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश संयोजक मातृभाषा शिक्षा प्रचार प्रकल्प अंतर्गत शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और एक अध्यापक हूँ। मेरा एक साधारण सा परिचय है और मैं इस विषय पे बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस की एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। तो सर जैसे आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का क्या लक्ष्य है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का जो बहुत ही सुंदर लक्ष्य है, 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की गई थी और 2012 से ये 24 जनवरी से मनाया जाता है। और इसका जो मूलतः उद्देश्य ये है कि स्त्री और पुरुष में समान उनको अधिकार मिले, सम्मान मिले और उनको हक मिले, इसीलिए इस दिवस की उपयोगिता बनाई गई है। जब समान अधिकार की बात कर रहे हो आप, तो अभी समाज में लड़का और लड़की का भेद क्यों? देखिए, हमारा समाज वैसे पुरुष प्रधान रहा है, परंतु अब शिक्षा और आधुनिक शिक्षा और वर्तमान में जो विचारों में क्रांति आई है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। परंतु फिर भी हमारे यहाँ पर शिक्षित होते हुए भी भारतीय मनीषा और विचारधारा में जैसी मान्यता बताई जाती है कि पुत्र जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि गरुड़ पुराण इत्यादि अन्य पुराणों में यह है कि भाई अगर पुत्र होगा तो आप जो पिता है उसके श्राद्ध तर्पण इत्यादि में उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। कन्याओं को ऐसा माना गया है, परंतु क्योंकि ऐसा कहा गया है पुम्माते त्रायते पुत्र, यानी पुण्य नाम के नरक से बचाता है, इसलिए पुत्र की संकल्पना की जाती है। एक दूसरा लालच और भी है कि वो कहते हैं कि कन्या तो पराया धन है, यार कितना ही पैसा लगाओगे वेस्टेज, ऐसी मान्यताएं हैं पहले की। पर ये तो क्रूदियां रूढ़िवादी, अब इसको चेंज करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। मैं बिल्कुल कहता हूं, शास्त्र यह भी कहते हैं कि पुत्र यदि एक उत्तम कुल का हो, एक कुल में एक उत्तम हो, कुलदीपक हो, तो वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। परंतु यदि कन्या पैदा हो जाती है तो वो 21 पीढ़ियों को तारती है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात फिर भेदभाव क्यों लड़के और लड़के? भेदभाव ये है कि सुरजन मुनिजन की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एक सिद्धांत रहा है कि भाई कन्या पराया धन है, इसकी शादी कर देंगे, हमारे लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा। और संसार का सिद्धांत है कि इन्वेस्टमेंट करें और उतना उससे लाभ मिले। परंतु ये मान्यता रह जाती है सबसे इंपोर्टेंट, यार शादी इसमें 20 लाख खर्च होगा, 30 लाख खर्च होगा, एक दहेज का एक बहुत बड़ा बवंड आदमी सोचने लगता है। और उसी के चलते हुए हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी गति इसीलिए बढ़ी हुई है। यार कन्या पर पैसा लगाना, पैसा तो सर आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि एक छोटे से एक अपने फायदे के लिए नारी को इतना पीछे कर दिया गया समाज में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कि बहुत बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में नारी की बड़ी मान्यता रही है और नारी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समर्पिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली माना गया है नारी को, शक्ति का आधार माना गया और शुरू से माना गया है। आलोपा, गार्गी, भामती, अनेक नारियों ने, और मध्यकाल में भी दुर्गावती हुई है, रानी लक्ष्मी हुई है, पन्नाधाय हुई है, अनेक प्रकार के। वर्तमान काल में भी बहुत सारी नारियां हुई हैं इस समय, हैं, सुनीता विलियम्स हुई है नहीं, और आप के बबीता फोगाट हुई है, सानिया मिर्जा हुई है, सोनिया नेहवाल हुई है, और अनेक प्रकार के हर क्षेत्र में कार्य करी ऐश्वर्या राय है। और उसके बावजूद भी नारी पीछे क्यों है? भाई नारी पीछे होने का जो मूल कारण है वो नारी नहीं, अब इतना नहीं है, नारी की शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि नारी शिक्षा ले रही है और हर क्षेत्र में बदस्तूर 21वीं शताब्दी तो नारी युग ही माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बताएं, ये ऐसी मान्यता नहीं है कि नारी अगर पीछे नहीं है, आप ऐसा नहीं माने, परंतु यदि नारी चाहे तो अपने अधिकार को ले सकती है। ब्रह्म से लिखा नहीं, भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो भी कुछ पाया उसने अपने भुजबल से पाया है। नारी चाह सकती है और बिल्कुल 100 रूप से जो नारी
जो बालिका दिवस मनाने का जो मूलतः उद्देश्य है वह यही है कि नारी को सुरक्षा की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर प्रकार से उसको मजबूत होना चाहिए और वो एक ही चीज कर सकती है, वो है केवल शिक्षा। हालांकि वैसे मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कहा था कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी सुना है कि 3-4 महीने से एक भी कन्या पैदा नहीं हुई, पुत्र ही पैदा हुए हैं। लेकिन मैं बीच में बोलना चाहूंगी, जैसे आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, तो अभी आज के दिन आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस पर उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी है, उसको एक दिन का सीएम बनाया गया। क्या ये ऐतिहासिक दिन नहीं है? और आप कह रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, इस बात को भी नहीं कह रहा, जैसा मैंने सुना है, परंतु मैं अभी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कह रहा। मैं इस बिल्कुल भी आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी का हम बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस बच्ची को जो योग्य है, जिसने 2018 में भी जो संविधान बाल संविधान का जो एक उपक्रम चलाया था, उसमें भी उसने नेतृत्व किया था और बाद में उसे एमएलए के लिए भी 2019 में एमएलए नॉमिनेट किया था। और अब 2021 में जो 21वीं शताब्दी जो युग है, एक सबसे बड़ा 21 में 21 ही होना है, और उसमें सृष्टि गोस्वामी इतिहास रच रही है। ये एक बालिका के लिए नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत आदर्श है, एक मॉडल है। ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीका से यदि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है कि नारी को इतना आगे लिया जा रहा है कि जिस प्रकार से नायक फिल्म में अनिल कपूर जी को एक दिन का क्या बना दिया था, सीएम बना दिया था, और इसी प्रकार से उसी धर्रे पर आकर के उसको उनको बनाया जा रहा है। ये हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और अच्छी बात है, ये बहुत श्रेष्ठ बात। डॉक्टर बांके बिहारी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बालिका दिवस मनाया जा रहा है आज पूरे देश में, क्या इसमें कुछ बदलाव आने वाला है या आ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, बदलाव निश्चित रूप से आएगा। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और इस तरीका के जब त्योहार मनाए जाते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन आने की पूरी संभावना रहती है, इसमें कोई दो राय वाली, क्योंकि नारों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, नृत्य के द्वारा और ब्लड डोनेशन के द्वारा अनेक प्रकार की स्मृतियों में इस तरीका से लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है, ऐसी बात नहीं है। सोच बनती है तो विचार जरूर बदलते हैं, और विचार बदलते हैं तो संस्कार जरूर बदलते हैं, और संस्कार से ही परिष्कार होता है। तो ये जो आपने विकास की बात कही तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हमारे देश में 50% से लेके 60% तक महिलाएं हैं और वो घर में बैठी हैं। अगर वो भी काम करे तो देश की जीडीपी और देश का विकास तेजी से नहीं होगा? देखिए, आप कैसी बात कर रहे हो, आपने तो बिल्कुल विपरीत प्रश्न कर दिया है। हकीकत में ये कि महिलाओं ने पुरुष का स्थान ले लिया है, ये आप अपने अंदर से जानते हैं इस बात को अच्छे से। ऐसा नहीं है। नहीं बात, हाँ, कुछ महिलाओं ने लिया है। अभी पूरे जो जितनी परसेंट हमें मान लेते हैं 30% घरों में बैठी हैं, क्या वो भी कुछ न कुछ करें? घर से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हम देश का विकास हो सकता है, देश की जीडीपी को, अगर देश की महिला भी उसमें सम्मिलित हो जाए। बहुत सुंदर बात की आपने, प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करी है, बहुत सुंदर बात की है आपने। ये बात की है कि 30% जो महिलाएं हैं वो निष्क्रिय हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, वो घरेलू महिलाएं, जस्ट ए मिनट, हाँ, देश की आर्थिक व्यवस्था से वो अलग हुई पड़ी हैं। ये कहना चाहते हैं ना आप, ये कह रहे हैं कि यदि महिलाएं भी और जो निष्क्रिय हैं वो आगे निकलती हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय, जिसको आप जीडीपी कह रहे हो, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये पक्की बात है। परंतु महिलाओं को सोचना चाहिए इस संदर्भ में। नहीं, महिलाएं तो सोचती हैं, लेकिन कभी उनके परिवार वाले बीच में आते हैं, कभी समाज बीच में आता है। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरीका का जो अतिक्रमण है विचारधाराओं का, इस तरीका की जो संभावनाएं हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको केवल शिक्षा के द्वारा, विचार परिवर्तन के द्वारा, संस्कार परिवर्तन के द्वारा ही बदला जा सकता है, अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है। व्यक्ति देखने में आ रहा है कि शिक्षित महिलाएं भी अपने घरों में बैठी हैं, उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, और अगर परिवार वाले करते हैं तो उनको समाज की तरफ से रोका जाता है कि अरे ये करने निकली, वो करने निकली, ये सोचकर महिलाएं घर में बैठ जाती हैं। तो क्या इनके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि समाज को ये चीज क्रूरतियां हटानी चाहिए? देखो, ये तो एकदम आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि मतलब सारी चीजें सरकार पर छोड़ दी। कहीं अगर गंदगी हमारे घर में है तो यार वो सरकार की गलती है। सरकार की बात नहीं चल रही यहाँ पे, समाज की और परिवार के सपोर्ट की बात चल रही है। तो ये परिवार के सपोर्ट की बात है, तो इसमें तो आमूलचूल परिवर्तन होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा, 100% हो रहा है।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, परंतु कुछ पुरानी जंग लगी खोपड़ी वाले जो लोग हैं कि नारी तो केवल उनके लिए आप क्या चौका बासन की है, घर की बस श्रृंगार है जी। समझे? तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश मैं देना उन लोगों चाहोगे? के लिए संदेश ये देना चाहता हूं कि देखिए, पुरुष का जो दिमाग भगवान ने अनबैलेंस एक 60 और 40, और नारी का जो मस्तिष्क है, जैसा बताते हैं विद्वान लोग, वो 50-50% बिल्कुल बैलेंस लेवल का है। यदि नारी राजनीति के क्षेत्र में भी आए, और यदि नारियों का, एक मिनट सुनिएगा, राजनीति के क्षेत्र में भी आए और अन्य ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में भी आए और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी आए, तो देश में एक बहुत बड़ा करप्शन भी हट सकता है और एक बड़ी समानता भी आ सकती है, और नारियों को एक विशेष प्रकार का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान ने नारी को बैलेंस बनाया है। नारी के अंदर बहुत सारे सद्गुण हैं, और उन सद्गुणों का प्रचार जब समाज और राष्ट्र के लिए होगा तो एक बहुत बड़ा एक आदर्श स्थापित होगा राष्ट्र के अंदर। तो सर, आपने जैसा बोला कि नारी को राजनीति में भी, मैंने देखा है कि मैंने और देखने में भी आता है कि कुछ पार्षद या कुछ भी किसी भी पद को दे दिया जाता है, लेकिन उनके पति लोग काम करते हैं कि चाहे पार्षद की बात करें, चाहे कोई महिला विधायक बन जाती है, लेकिन उसका कार्यभार सारा कुछ उनके पति लोग संभालते हैं। तो उसके लिए कुछ कहना चाहोगे उनके? कहना ये चाहूंगा, वो नारियों की गलती है। जो लोग जो चुने गए हैं वो नारी ही कार्य करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत सहायक हो सकते हैं, परंतु ये नहीं कि मीटिंग्स में भी जाएं या और कहीं भी किसी प्रकार के निर्णय लिए जाएं, तो वो उनके स्वतः निर्णय होने चाहिए, ना कि पति चुनते हैं उनको। पति को नहीं चुना गया है, बल्कि किसको चुना गया है? उसकी धर्मपत्नी को चुना गया है, स्त्री को चुना गया है, उस महिला शक्ति को चुना गया है जो स्वतः भी निर्णय अच्छे से ले सकती है। तो ये महिलाओं को स्वतः जानना होगा और समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि जहां पर ये मीटिंग्स होती है, वहां बड़े अधिकारी एक है कि भाई नहीं, आपका काम, आपका हस्तक्षेप नहीं है यहां पर। तो और बीच में कहना चाहूंगी कि फिर अगर उन नारियों को जो ये इस चीज के लिए तैयार नहीं है, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उनको टिकट देनी नहीं चाहिए, उनको उस पद को देना ही नहीं चाहिए। जो जागरूक महिला है उनको देना चाहिए। देखो ये तो चयन समिति का निर्णय होता है, ये तो बड़े लोगों का निर्णय है, ये शीर्षस्थ नेतृत्व का निर्णय है कि ये निष्क्रिय है या सक्रिय है, ये किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि 50% आरक्षण होना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हो, ये तो कोई अर्थहीन बात हो गई ना। इसलिए ये कोई ज्योतिषी थोड़ी नहीं है बेचारे जो नेता है ऊपर वाले कि भाई ये सक्रिय है या ये निष्क्रिय है। ये चीज नहीं, तो कुछ नेता होते हैं कि कुछ अपने जानने वाले को टिकट दे देते हैं और उनको पता है कि ये महिला, इसका पति काम करेगा, लेकिन उसको ना देख के सामने जो कैंडिडेट होता है कि समाज में जागरूक महिला होती है उसको हटा दिया जाता है। ये तो एक राजनीति होती है। ये तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो इस बात से कोई अर्थ नहीं रखता है। ये आधुनिक ये कोई प्रासंगिक विषय नहीं है। बात तो आपसे क्लियर सी बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो देखो, उनको सोचना चाहिए शीर्षस्थ नेतृत्व को। ये नेपोटिज्म सब चीजें चलती हैं, तो सीधा सा सिद्धांत है, इसमें कोई बात नहीं है नहीं। बॉर्डरहुड वगैरह, भाई भतीजावाद, ये तमाम सारी चीजें हैं, ये हमारे पक्ष में है, ये नहीं है। ये कोई इस विषय से नहीं है। बस मैं आप ये उद्देश्य देना, यह एक संदेश देना चाहता हूं संस्कार क्रांति के माध्यम से कि नारियों को समान अधिकार देना परम आवश्यक है राष्ट्र के कल्याण उत्थान के लिए। अगर नारियों को सम्मान नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर कन्याएं नहीं बचाओगे, बेटियां नहीं बचाओगे, तो बहू कहां से लाओगे? सब लोग बहू तो चाहते हैं, बेटी को नहीं चाहते। बेटी को बहुत लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते, लेकिन बहू पढ़ी लिखी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सच्ची बात कही है, बहू पढ़ी लिखी चाहिए। नहीं, अब तो बेटियों को भी पढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें आ रही हैं, सब समझ में आ रहा है, समाज जागृत हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुत सारी चीज़ें स्त्रियों के जागरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। नारी सुकन्या योजना है, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आदरणीय मोदी जी ने उसका बहुत अच्छा कार्य किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल करके आ रहे हैं। उसके बावजूद भी समाज में आज भी स्त्रियों की कुछ हद तक दयनीय स्थिति है। आप कहने में तो बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून निकाल दिए हैं सरकारों ने, लेकिन कुछ समाज की कुरीतियां हैं और फैमिली की बातें होती हैं, इस वजह से लड़कियां महिलाएं नहीं कर पाती कुछ। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात की है। नीति अलग चीज है और उसका इम्प्लीमेशन अलग चीज है। इम्प्लीमेशन जब होगा जब हम लोग जागेंगे, जब समाज जागेगा। लठ के जोर पर तो काम चलेगा नहीं। शिक्षा के द्वारा ही, संस्कार के द्वारा ही ये सब कार्य संभव हो।
तो अभी आपने डॉक्टर बांके बिहारी के विचार सुने और मैं इन 4 लाइनों से उनकी सारी बातों का सारांश देती हूँ। नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। वह जब जिद पर आती है एक तूफान उठाती है, वह काली दुर्गा भी बन जाती है। तो मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है कि सभी अपनी बेटियों का, अपनी बहुओं का और सभी माताओं का सम्मान करें और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।